हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर महेश चंद शर्मा हमारे बीच उपस्थित हैं। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद शर्मा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन दर्शन का जीवंत प्रतिमान है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रेसिडेंट तथा राजस्थान राज्यसभा के पूर्व सदस्य डॉक्टर शर्मा ने चूरू राज्य से अपनी स्नातक और जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय से अपनी स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर महेश चंद शर्मा जी का गहन शोध कार्य रहा। 1983 से वे विश्व वार्ता व अपना देश स्तंभ नियमित रूप से लिखते रहे। 1986 में वे दीनदयाल शोध संस्थान के सचिव बने और तब से वे निरंतर इसके साथ जुड़े हैं। 15 खंडों में प्रकाशित पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाङ्मय के संपादक भी हैं। उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं रिविजिटिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृतित्व एवं विचार। मैं हर्ष से ये कह सकती हूँ और गर्व से भी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर देश और विश्व भर में जो भी शोध कार्य होते हैं, पंडित महेश चंद शर्मा की पुस्तक उनकी आधार पुस्तक रहती है। मैं महेश चंद शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हमें अपने विचारों से उद्बोधित करें। इस सत्र के सम्माननीय अध्यक्ष जी, विद्वज्जन भाई और बहनों, दोनों पूर्व वक्ताओं ने अच्छी लिखी पूर्व पीठिका इस प्रकार के विषयों के लिए ऐसे सत्र समुचित नहीं होते, क्योंकि किसी को भी अपनी पूरी बात कहने का समय इसमें नहीं होता। संक्षेप में और जल्दी से, दीनदयाल जी राष्ट्रीयता या मानवता के प्रतीक किस माने में है, और दीनदयाल जी हैं तो कौन नहीं है, सभी प्रतीक हैं। तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो प्रतीक का अर्थ यहाँ ये होता है कि राष्ट्र के संदर्भ में दुनिया भर में जानकारियाँ बहुत कम हैं। हम सोचें कि हमसे कोई पूछे बच्चा कि पापा राष्ट्र किसे कहते हैं, तो क्या हम बता पाएंगे? तो राष्ट्र, आज की मानवता जिस राष्ट्र को भोग रही है वह एक डेफिनेशनल अनार्की से जूझ रही है। कोई पारिभाषिक स्थिति किसी के पास नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में जो पढ़ते हैं राष्ट्र तो पढ़ते नहीं, हम नेशन पढ़ते हैं। नेशन बहुत नया शब्द है, राष्ट्र वैदिक शब्द है, ये अनुवाद कैसे हो सकता है? और है। पश्चिम में जो राष्ट्र की बहस हुई और जो राष्ट्र बना, उसमें साम्य नहीं है। राष्ट्र तो बने नहीं, राष्ट्र राज्य बने, राष्ट्र राज्य पर बहस ही नहीं हुई। तो आज जो जिनको हम राष्ट्र कहते हैं वे सामान्यतः राष्ट्र नहीं हैं, वे राष्ट्र राज्य हैं। और वे राष्ट्र राज्य, उनकी अब क्या परिभाषा है? तो उनकी परिभाषा है कि UNO नाम की संस्था जिस किसी राज्य को दे दे मान्यता तो राष्ट्र कहलाने लगता है, और न दे तो नहीं कहलाता है। और ये वो किसी एक राज्य को राष्ट्र कह दे तो एक राज्य है। तो एक ज़माना था जब राष्ट्र राज्य सोवियत संघ था, अब 8 हो गए, 14 हो गए। यूगोस्लाविया एक था, इंडोनेशिया एक राष्ट्र था। तो क्या राष्ट्र एक कृत्रिम इकाई है? क्या राष्ट्र बनाए जाते हैं? दीनदयाल उपाध्याय वह व्यक्तित्व है जो इस सवाल को खड़ा करता है, क्या राष्ट्र बनाए जाते हैं? तो उसका उत्तर वो स्वयं देते हैं, राष्ट्र बनाए नहीं जाते, राष्ट्र उत्पन्न होते हैं। राष्ट्र उत्पन्न होते हैं तो राष्ट्रीयता भी उत्पन्न होती है। राष्ट्रीयता और नागरिकता क्या एक ही है? हाँ, आज के विश्व में एक ही है। आज जो किसी देश का नागरिक है वो वहाँ का राष्ट्रीय भी कहलाता है। इस कारण से परेशानियाँ बहुत सारी हो रही है। आज जो प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन है, पूरा यूरोप जूझ रहा है उससे।
क्यों जूझ रहा है। और इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि मानवता की सेवा तब होगी ठीक से जब आप राष्ट्र तत्व को पहचानेंगे। और उन्होंने राष्ट्र की चिति, राष्ट्र के विराट की बात की और उन्होंने कहा भू, जन और संस्कृति के संघात से राष्ट्र उत्पन्न होता है। मैं दोहराता हूँ, उन्होंने कहा भू, जन और संस्कृति के संघात से राष्ट्र उत्पन्न होता है। और ये जो एक मजाक बन गया है, क्या मजाक बन गया है, क्योंकि व्यक्ति पैदा हुआ तो वह भारतीय था, पैदा हुआ तो उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी, और थोड़ा सा वो बड़ा हो गया तो राष्ट्रीयता पाकिस्तानी हो गई, और थोड़ा सा प्रौढ़ हो गया तो राष्ट्रीयता बांग्लादेशी हो गई। ये मजाक नहीं है क्या। एक व्यक्ति जहाँ पैदा हुआ वही उसका नाम है, वही जन्म स्थान है, वही माता पिता है, वही भाषा है, वही भूषा है, और आप उसके साइन बोर्ड बदल रहे हैं कि कल तू भारतीय था, आज तू पाकिस्तानी है और परसों तू बांग्लादेशी हो गया। इज इट लॉजिकल, क्या यह तर्कसंगत है। दीनदयाल जी कहते हैं यह राष्ट्र की अवधारणा पश्चिम की परिस्थिति से पैदा हुई है, जिसका वर्णन मेरे दोनों वक्ताओं ने पहले किया है। इसलिए हमें राष्ट्र का साक्षात्कार करना जरूरी है। राष्ट्रवादी होने के लिए मानव विरोधी होना यह जरूरी नहीं है। आज स्थिति यह है कि राष्ट्र राज्यों की जो स्थितियां बनी हुई है, तो एक मान्य सिद्धांत है जो हर नेता बोलता है, हमारे देश के लोग भी बोलते हैं। वो कहते हैं कि विदेश नीति का लक्ष्य क्या होता है, राष्ट्रहित। और राष्ट्रहित और मानव हित पृथक पृथक होते हैं क्या। राष्ट्रहित और मानव हित यदि पृथक पृथक है तो आप निश्चित ही बीमार मानसिकता के व्यक्ति हैं। और दीनदयाल जी कहते हैं कि यह पृथकता गलत है, और इसलिए उनका जो विचार है एकात्म मानववाद, वो वास्तव मानववाद तो उसमें जोड़ा है, लेकिन वो वास्तव में एकात्मवाद है। क्या अर्थ होता है एकात्म का। एकात्म का अर्थ होता है कुछ भी पृथक नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। सभी कुछ बना है पंच तत्वों से। तो एकात्म के दो अर्थ होते हैं, विच इज नॉट सेपरेबल, जिसको आप अलग नहीं कर सकते, और जिसका मतलब होता है समग्र, टोटल, एंटायरिटी। तो यदि आपके चिंतन में समग्रता है, यदि आप चिंतन में एकात्मता है, तो फिर आपका व्यक्ति बोध और समाज बोध यह परस्पर विरोधी नहीं हो सकते। और इसलिए यह जो एक स्थिति आई मानवता की कि वह व्यष्टि बनाम समष्टि, कोई समाजवादी व्यक्तिवादी नहीं हो सकता, कोई व्यक्तिवादी समाजवादी नहीं हो सकता। दीनदयाल जी कहते हैं कि इस प्रकार मानवता को अपने भीतर ही लड़वा देने वाले विचार एक परिस्थिति की उपज है, उनका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। और इसलिए हमें जानना चाहिए कि ये मानव सृष्टि का हिस्सा है। मानववाद का मतलब क्या प्रकृतिवाद के खिलाफ होना है। मानववाद का मतलब तो दीनदयाल जी कहते हैं मानव को पहचानिए, और मानव को पहचानने के लिए उन्होंने कहा व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि, व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा, इन चारों की एकात्मता का नाम है मानव। इन चारों में से एक को भी कम कर दोगे तो मानव विकलांग हो जाएगा, दुनिया में कोई ताकत उसे सुखी नहीं बना सकती। और इसलिए हम जब दीनदयाल जी कहते हैं कि जब हम कोई योजना बनाते हैं, जब हम कोई नीति बनाते हैं, जब हम कोई कानून बनाते हैं, तो ध्यान रखिए कि वह व्यष्टि का हितकारी है, समष्टि का हितकारी है, सृष्टि का हितकारी है, परमेष्टि यानी मानव का जो आत्म अध्यात्म है उसका भी हितकारी है। इनमें से किसी भी अंग को छोड़कर चलने वाला विचार यह अधूरा विचार है। तात्कालिक रूप से वो उपयोगी हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से वह आपको नुकसान पहुंचाएगा। और इसलिए मानव को पहचानो तो मानव एकात्म है। और आज जो मानव परेशानियों को भोग रहा है उसमें एक बड़ा कारण राष्ट्र की संकल्पना है। और इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं जियो कल्चरल नेशनलिज्म।
आज संसार पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशनलिज्म, आज संसार राजनीतिक रूप से काटी हुई भूमियों टेरिटरी की इकाइयों को कहते हैं। अपना एशिया तो फिर भी ठीक है, अफ्रीका देखिए, स्केल रखकर काट दिया गया है। क्या वे राष्ट्र हैं? वे राष्ट्र नहीं है, वे कॉलोनीज हैं। कोई फ्रेंच कॉलोनी, कोई स्पेनिश कॉलोनी, कोई पुर्तगाली कॉलोनीज। कॉलोनी के मास्टर चले गए और सेनाओं से घिरी हुई सीमाएं छोड़ गए, और इसलिए अफ्रीका अशांत है, अशांत ही रहेगा जब तक उसका पुनर्गठन नहीं होता। और इसलिए राष्ट्र संज्ञा को जाने, राष्ट्र को पहचाने, और राष्ट्रहित और मानव हित यदि जब कभी लगे विरोधी हैं, तभी सोचो हमारी कोई पारिभाषिक भूल हुई है, हमारी कोई दार्शनिक भूल हुई है, अन्यथा वो नहीं हो सकती। मैं कार्य करता हूँ स्वदेशी का, तो हमारी स्वदेशी पत्रिका में एक छपा था शीर्षक था चीन में आर्थिक संकट, भारत को अवसर। स्वदेशी विचार है ये। तो मैंने अपने मित्र से पूछा कि किसी का संकट यदि आपका अवसर है तो क्या ये उचित स्थिति है? क्या ये वांछनीय स्थिति है? तो किसी का संकट, किसी का दुख, किसी का दर्द तुम्हारा अवसर है तो तुम खतरनाक आदमी हो। और इसलिए सोचो कि मेरा अवसर किसी के संकट का कारण नहीं होगा, मेरा अवसर किसी के दुख का कारण नहीं होगा, मेरा अवसर किसी के दर्द का कारण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं, वो एक ही हम, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। दीनदयाल जी कहते हैं इस बोध को ठीक ठीक पहचानना इसकी आवश्यकता है। इसको पहचानेंगे तो हम राष्ट्र संज्ञा को ठीक कर लेंगे। आज तो बड़ी दूसरी समस्या है, वह है आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन भौतिकता से आक्रांत हो गया है, और आर्थिक जीवन में आज धीरे धीरे जिसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, सरकारों का केंद्रीकरण या निजी कंपनियों का केंद्रीकरण, यह केंद्रीकरण विश्वव्यापी बेरोजगारी का जनक है। यह केंद्रीकरण विश्वव्यापी बेरोजगारी का जनक है। और इसलिए दीनदयाल उपाध्याय आर्थिक लोकतंत्र की संकल्पना देते हैं, और वो कहते हैं जिस तरह से हर वयस्क को मताधिकार, यह राजनैतिक लोकतंत्र का निकष है, निकष यानी पैमाना, बैरोमीटर। जिस तरह से हर वयस्क को मताधिकार यह राजनीतिक लोकतंत्र निकष है, वैसे ही हर वयस्क को कार्यावसर यह आर्थिक लोकतंत्र का निकष है। जो अर्थव्यवस्था अपनी ही संतानों के कार्यावसरों को छीनती है या कम करती है, वह अलोकतांत्रिक है, वह अमानवीय है, वह ग्राह्य नहीं हो सकती। अभी सामान्यतः हम सब लोग झूठ बोलना सीख गए हैं। हम क्या झूठ बोलते हैं? हमारे सभी नेता, सभी पार्टियां बोलती है कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे। कैसे करोगे भाई? आपकी अर्थव्यवस्था सेंट्रलाइज्ड नहीं रहेगी और बेरोजगारी दूर कर दोगे आप? क्यों झूठ बोलते हो? असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। जब तक आप अपनी इकोनॉमी को हर परिवार तक डिसेंट्रलाइज नहीं करते, तब तक बेरोजगारी दुनिया में रहेगी, कोई ताकत उसे खत्म नहीं कर सकती। दीनदयाल जी कहते हैं कि एक पंचवर्षीय योजना ऐसी बनाओ जिसका लक्ष्य है कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। और ये शब्द है बेरोजगारी। ये शब्द क्या है बेरोजगारी? बेरोजगार शब्द पर्शियन है, अनएम्प्लॉयमेंट अंग्रेजी है। हिंदी शब्द क्या है इसके लिए? हिंदी में कोई शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदी समाज इस प्रकार की व्यवस्था की कल्पना नहीं करता। जैसे हर माँ के वक्ष में उसके संतान का भोजन होता है, वैसे ही हर परिवार के अंक में अपने संतान का रोजगार होता है। और इसलिए ये सृजनहीनता से ग्रस्त परिवार, इनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। यदि हम इसको ठीक करेंगे तो फिर हम इस प्रकार, जब तक आप हर व्यक्ति के भीतर की सृजनशीलता उसको नहीं जगाते हैं, उस सृजनशीलता का जो उत्पादन है उसका उपभोग नहीं करते हैं और मशीनों के उत्पादन के उपभोग से मस्त रहते हैं, तो चिंता मत कीजिए, आप में विषमता, बेरोजगारी
कलह, वर्ग संघर्ष ये होकर ही रहेंगे, दुनिया कोई ताकत को दुरुस्त नहीं कर सकती। इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं हमें थोड़ा लौटना चाहिए, ठहरना चाहिए, प्रवाह पतित नहीं होना चाहिए। दुनिया में जो चल रहा है वही हम करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम दुनिया पर अवलंबित न रहें, हम संसार को कंट्रीब्यूट करें, और वह कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं क्योंकि यह हमारे पास पूर्वजों की विरासत है। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा समय हो गया।